नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। वेरी इंपॉर्टेंटली आप सभी को यहाँ पर हम करने जा रहे हैं आपकी यूनिट 5 जो है हिंदी कविता, इसका कंप्लीट जो रिविजन एक तरीके से आप सभी को क्वेश्चंस के माध्यम से मिलेगा। जो कि कविता है आपकी आदिकालीन काव्य से संबंधित। तो आदिकाल और भक्ति काल की जो काव्य पंक्तियां, स्वरूप या कवियों से संबंधित प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से, या हम कहेंगे कि मैं आप सभी के लिए जो आज का सेशन लाई हूँ ये टू द पॉइंट्स की अकॉर्डिंग आपको काव्य वाले जो प्रश्न हैं उन काव्य के प्रश्नों को हम आज के सेशन में करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी कविता वाले में पार्ट में आपको बहुत सारी चीजें हिंदी आपको आज हम कर रहे हैं आदिकालीन भक्ति कालीन जो कविता है आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको टाइम टेबल शो करूंगी आज की क्लासेस से आगे की आपके क्रैश कोर्स का, जैसे कि जो सुपर 30 क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। इसके लिए आप सभी ने अगर क्लासेस का टाइमिंग नोट नहीं किया है तो जरूर नोट कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आप सभी का ये यूट्यूब सेशन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे आप सभी के फ्री ऐप सेशन मास्टर क्लास जो है वो ऐप पर आयोजित की जाती है। नेट जीआरएफ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग से सुपर और कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी के लिए सुपर टीचर्स विद सुपर नोट सुपर स्टडी मटेरियल के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित है। तो आप सभी की कोई भी क्लासेस मिस ना हो उसके लिए आप सभी यूट्यूब की क्लासेस आपकी मिस ना हो तो यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो पेड सेशन है हिंदी का वो आपका शाम 5 बजे होता है पेड सेशन। ठीक है, हिंदी का पेड सेशन। तो उससे कनेक्ट करने के लिए आप सभी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे कोर्स लेना। तो उसके लिए आप सभी कविता मैम टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर आपको कक्षा और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, सारी क्लासेस के लिंक्स पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। और हमारे पेड कोर्स से आप जुड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए आप कविता नाम के कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका टाइम टेबल है आने वाले जो सेशन का। ठीक है, आने वाले जो यूट्यूब पर आप सभी के हिंदी के सेशन होंगे उसका टाइम टेबल है। जैसे कि आप सभी आज देख रहे हैं कि आज की क्लास जो आप सभी की आदिकालीन और भक्ति कालीन आपका जो काव्य है उसको हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे और भक्ति कालीन रिलेटेड और भी जो काव्य है वो, और उसके साथ में कुछ रीतिकालीन कविता की पंक्तियां वगैरह, आपको महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, ये सब आपको मिलेंगी अगले मंडे के सेशन में। और फिर आपको आधुनिक कविताएं, ठीक है, जब आप भारतेंदु काल, आप द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, ये सारी काव्य पंक्तियां, ये सारी कविताएं जो यूनिट 5 में लगी हुई हैं आपकी, उन कविताओं का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट में। उसके बाद में नई कविता, साठोत्तरी कविता, और फिर आ जाता है आपका हिंदी उपन्यास यानी कि गद्य की विधाओं की शुरुआत। जो हिंदी उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हैं उनकी क्या विषय वस्तु है, उनमें से कैसे प्रश्न आते हैं, ये सब आपको इस सेशन में बताया जाएगा। और उसके बाद में हिंदी कहानियां, इसके बाद में इसके आगे की क्लासेस आप सभी को बिल्कुल बता दी जाएंगी। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। सुपर 30 का आपका ये क्रैश कोर्स है जो आप सभी का कंप्लीट होगा, और इसके माध्यम से आप सभी की परीक्षा से पूर्व आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और उससे साथ में हम मैराथन सेशंस भी कंटिन्यूटी में लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस आप सभी सेशन को शेयर कर रहे हैं उसके लिए आभार, और लगातार शेयर करते रहिए। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के ग्रुप को आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सर्च करके भी, और आपको चैट बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल हो रहा है जिसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो जब हम आदिकालीन साहित्य की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करते हैं तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, सर्वमान्य स्वरूप में हमें ये 4 काल देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की, तो आदिकाल का जो स्वरूप है, आदिकाल का जो साहित्य है, उस साहित्य को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य,
रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ये 6 रूप हमें मिलते हैं। तो इन 6 के 6 साहित्य में से आपके सिलेबस में डिटेल से पढ़ने के लिए एक तो पृथ्वीराज रासो, जिसका रेवा तट आपके सिलेबस में, अमीर खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियां, और विद्यापति जी की पदावली। ठीक है, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ आदिकालीन साहित्य में से। लेकिन प्रश्न जो है वो जैन रचनाओं में से भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न जो है वो लौकिक रचनाओं में से भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न जो है वो अपभ्रंश के काव्य में से भी पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को लगभग आदिकालीन जो साहित्य, जो मैंने अभी आपको 6 भागों में साहित्य बताया, तो उस साहित्य को थोड़ा सा आपको कवर अप कर लेना है। तो उसी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ। तो जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब जैन काव्य की बात करते हैं तो आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए कि जैन साहित्य में राम कथा जो लिखी गई है वो स्वयंभू ने किस नाम से लिखी है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस की इंटरेक्शन से हम अपनी रचनाओं संबंधी, कविताओं संबंधी, जो रचनाओं वाला पार्ट है आपका हिंदी कविता का, जिसमें मोस्टली डिटेल में मैंने आपको 3 नाम बताए वही लगे हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली करा रही हूँ यहाँ पे रचनाओं से किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आदिकाल की रचनाओं से, भक्ति काल की रचनाओं से। बताइए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैन साहित्य की जब आप बात करते हैं तो रचना का नाम है पौंचर्य। ठीक है, रचना का क्या नाम है? पौंचर्य। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सभी को इसे याद रखना है। जैन साहित्य की जब बात की जाती है, जैन साहित्य जिसे हम रास साहित्य के नाम से भी जानते हैं, कि जैन साहित्य को हम रास साहित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला आप सभी के लिए है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो इसमें से किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि जैन काव्य में, जैन कवियों में किसे कहा जाता है? बताइए। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है, आप देखेंगे अपभ्रंश रचना में स्वयंभू ने क्या लिखी भाई? स्वयंभू जो है ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं, और इन्होंने जो अपनी अपभ्रंश में ही ये रचना लिखी है पाउंचर्यु, ये रचना इनकी अपभ्रंश की रामायण कहलाती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? देखिए, आदिकाल की रचनाओं से अपभ्रंश के साहित्य को भी आदिकाल के पृष्ठभूमि के स्वरूप में आपको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप और हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अपभ्रंश, जैसे शॉर्ट यानी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली आती है, तो इसलिए हमें अपभ्रंश के साहित्य को भी ध्यान में रखना है। और जैन साहित्य जो मोस्टली आपका है वो अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। तो अपभ्रंश का, अभी आपने पढ़ा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू। अपभ्रंश के व्यास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? बताइए। तो अपभ्रंश का व्यास जो है कहा जाता है आपके पुष्पदंत को। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना है महापुराण, जो अपभ्रंश की महाभारत के स्वरूप में हमारे सामने आती है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ठीक है, जैन काव्य जो कि रास काव्य कहलाता है। अब है आपका रासो काव्य। रासो काव्य में प्रश्न है बीसल देव। मैं लगभग आपको सारे रासो काव्य से संबंधित प्रश्न आप सभी के रहेंगे आज। तो बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, आप ही का सेशन है और आप ही के लिए इम्पोर्टेंट सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, तो आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बीसल देव रासो जो रचना है आपके विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जो ये जाने जाते थे, तो ये राचो है रासो काव्य है आपका नरपति नालय। नरपति नालय, ठीक है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्राकृत पेंगलम जो है ये किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम किससे संबंधित रचना है, किस विषय पर केंद्रित रचना है, बताइए। तो प्राकृत पेंगलम जो है आप देखेंगे कि ये संबंधित है आपके छंद शास्त्र से। तत्कालीन समय पर सभी रचनाएं जो मोस्टली आपको अलग अलग छंदों में देखने को मिलेंगी, तो ये छंद शास्त्र से संबंधित रचना है। अगला आप सभी का प्रश्न है, आलाह और उदल के दो वीर सरदारों की कहानी आपको किस रासो काव्य में देखने को मिलती है? आल्हा और उदल की कहानी या आला उदल का जो नाम है ये आपको किस रासो काव्य में देखने को मिलता है? हम्म तो यहाँ पे आप देखेंगे आला उदल का जो नाम है ये आपका परमाल रासो, जो पहले के स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो पहले आला खंड के नाम से ही ये जाना जाता था, ठीक है। इसे आला खंड के नाम से ही जाना जाता था। चार्ल्स एलियट ने इसे प्रकाशन कराया था, इसी का नाम जो है वो आपका परमाल रासो, परमाल रासो, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय, सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो आपके आदिकाल में आपको देखने को मिलता है, ये जो विषय है और इनकी जो शैली है ये परवर्ती, ठीक है, परिवर्ती नहीं परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद के किस साहित्य पर आपको देखने को मिलता है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई, आप ही का सेशन है। आप चाहते हैं कि भाई अब तो त्योहारों से निपट करके आप कंटिन्यूटी पर आ गए हैं, निरंतरता पर आ गए हैं, तो आपकी निरंतर तैयारी होती रहे उसके लिए आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सिद्ध और नाथ साहित्य की जब आप बात करते हैं तो परवर्ती किस काल में आपको जो धार्मिक साहित्य देखने को मिल रहा है वो आपको लक्षित होगा कहाँ पर? भक्ति काल पर, ठीक है, कहाँ पर होगा? भक्ति काल पर, भक्तिकालीन साहित्य पर। अगला प्रश्न, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? जैन जो काव्य था, जैन साहित्य था और जो नाथ साहित्य था, इन्होंने जो काव्य लिखा उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। आगे ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, जो भक्तिकालीन संबंधी प्रश्न रखे गए हैं वो ऑप्शंस पर आधारित है। यहाँ पर ये विदाउट ऑप्शंस है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको एक तरह से वक्तव्य के रूप में याद रह पाए, ठीक है। तो जैन और नाथ कवियों के द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य जो था वो धर्म की स्थापना, ठीक है, या धर्म की जो पराकाष्ठा है, उत्कृष्टता है, तो धर्म की
स्थापना के स्वरूप में देखने को मिलता है। अब आपके सिलेबस में जो हिंदी कविता में आपका अमीर खुसरो जी लगे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है वो हिंदवी में पूछो। तो पहली बार खड़ी बोली को हिंदवी नाम से इन्होंने संबोधित किया। दूसरा पॉइंट जो आप सभी को इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि खड़ी बोली में और जो रचना करने वाले आपके रचनाकार के स्वरूप में अमीर खुसरो का नाम आता है। सितार और तबला के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो का नाम आता है। लगभग जो कहेंगे 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने ही देखा था अमीर खुसरो जी ने। तो अमीर खुसरो जी की पहेलियां और मुकरियां जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध स्वरूप में हमारे सामने आती है। तो इनके सूफी गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के सूफी गुरु का क्या नाम था? तो अबुल हसन के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो जी, ठीक है। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो के नाम, तो अबुल हसन के नाम से जाने जाते थे। इनके सूफी गुरु थे आपके निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। खुसरो सुखन की उपाधि जो है वो इनको मिली हुई थी, ठीक है। चलिए अगला, मैथिली एक मैथिली शब्दकोश है। ये एक आपको विद्यापति जी की जो पदावली है वो क्योंकि आपकी मैथिली भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। विद्यापति जी की पदावली मैथिली भाषा की रचना है। या आपको इसको वक्तव्य को याद रखना है। मैथिली जो है वो एक मैथिली शब्दकोश के स्वरूप में हमारे समक्ष आता है। अब ये प्रश्न देखिए, भक्ति काल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में किस कवि को रखा जाता है? कि कौन सा कवि है जिसने जन्म तो लिया है भक्तिकालीन समय में, तो यानी कि यहाँ पर आपको उनके जन्म के वर्ष से उसे कनेक्ट करना है। जन्म तो लिया है भक्ति काल के समय में, ठीक है। 1375 से आप भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, कई 1370 से मानते हैं, कई 1350 से मानते हैं। तो वहां पर इन्होंने जन्म लिया है और इनको रखा जाता है लेकिन आदिकालीन कवि के संदर्भ में। बताइए। विद्यापति की पदावली जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है, वो विद्यापति की पदावली मुख्य रूप से मैथिली भाषा की रचना है। और इसी की रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता था। इनकी उपाधि जो है वो मैथिल कोकिल इसी रचना के आधार पर दी जाती है। हाँ जी, तो वो कोई और नहीं है, वो बिहार के मिथिला क्षेत्र में जन्म लेने वाले, बिहार के मिथिला क्षेत्र में जन्म लेने वाले और मैथिली भाषा को अपनाने वाले। मिथिला से आपकी मैथिली में बोली जाने के मिथिला में बोले जाने के कारण भाषा का नाम क्या पड़ा? मैथिली बना, मैथिली पड़ा। तो इनका जो जन्म है वो हुआ तो मोस्टली कोई कोई विद्वान जो 13वीं शताब्दी आए, लेकिन इनका जन्म कहीं पर आपको 1352 मिलेगा, कहीं पर 1355 मिलेगा, कहीं पर विक्रम संवत के रूप में 1375 भी मिलेगा। लेकिन इनका जन्म हुआ तो कब है? भक्ति काल वाले समय में, ठीक है। 1350 के बाद में आपको मोस्टली भक्ति काल का स्वरूप देखने होगा कि 1050 से आप देखेंगे आदिकाल शुरू हो रहा है। कहीं पर 1000 भी मिलेगा, लेकिन 1050 विक्रम संवत से आपका 1375 विक्रम संवत है, ठीक है। अगर विक्रम संवत आप याद रखते हैं तो 1375 विक्रम संवत से आपका होता है। तो वैसे आपका 1350 से ही स्टार्ट आपका हो जाता है भक्ति काल। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने, वेरी इंपॉर्टेंट, किस रासो काव्य को अप्रामाणिक माना है? आचार्य शुक्ल ने
किस रासो काव्य को अप्रमाणिक माना है? किस रासो काव्य को अप्रमाणिक माना है? चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, जिस जो रासो काव्य आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो किसको माना है? पहली बात तो आपको याद रखना है भाई, इन्हीं रासो काव्यों के आधार पर ही तो जो 12 रचनाएं इन्होंने गिनाई उसके आधार पर ही शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल की नाम की संज्ञा दी। और पृथ्वीराज रासो को ही इन्होंने क्या मान लिया? पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अप्रमाणिक मान लिया। और अप्रमाणिक की क्या माना? शुक्ल जी ने तो इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ कह करके पुकारा है। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या कहा? पूरी तरह से इसे जाली ग्रंथ कह करके पुकारा है। अब पृथ्वीराज रासो की जब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में रेवा तट लगा हुआ है जिसमें युद्ध का वर्णन स्वरूप है, जिसमें ये आता है कि भाई पहली बार में जब मोहम्मद गौरी जो है वो आक्रमण के लिए आता है और 1191 में जब ये युद्ध होता है, 1191 का जो स्वरूप है कि उस समय पर मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। ठीक है, और उसे ससम्मान जो है वो हार का चोला उड़ाकर भेज दिया जाता है। तो ये जो कि भाई पहले के समय में जो रचनाएं लिखी जाती थी, रेवा तट का जो स्वरूप है उसमें एरावत हाथी की संतानों के बारे में कि राजा जो है वो शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार खेलने जा रहा है तो वहां पर चंद्रवरदाई से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उस स्वरूप में आपके सामने आता है। तो आपको इसकी कथा वस्तु, पृथ्वीराज से जुड़े हुए अन्य पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर करनी है। अगली रचना है जय प्रकाश, जयचंद प्रकाश। ठीक है, पृथ्वीराज के ही मौसेरे भाई जो है वो जयचंद थे और जिन्हें देशद्रोही स्वरूप में हम जानते हैं। इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ मिल करके और क्या किया था कि जो गुप्त रास्ता है वो बता दिया, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो जयचंद प्रकाश जो है ये किसकी रचना है? बताइए। तो जयचंद प्रकाश जो है वो भट्ट केदार और मधुकर कवि का नाम जोड़ता है। ठीक है, भट्ट केदार और मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, ये दोनों रचनाएं जो है वो इसी से संबंधित है। अभी अंतर को त्यागी माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे। ठीक है, अभी अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे, किसकी पंक्तियां हैं? बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाथ साहित्य से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं। और अभी अंतर को त्यागे माया, जिन्होंने माया का विरोध स्वरूप आपको देखने को मिलेगा नाथ साहित्य में, जो आप नाथ साहित्य जो आपके आगे कबीर जी के प्रभाव में देखने को मिलता है। तो अभी अंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे, कि अगर जो है आप अपने अनंतर की माया का विरोध या माया को मिटा देते हैं तो आप क्या रहते हैं भाई, सहज रूप से आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। गोरखनाथ जी की पंक्ति है। ठीक है, गोरखनाथ जी की ये पंक्तियां हैं।
अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में सबसे प्रथम सिद्ध कौन से माने गए हैं? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन से माने गए हैं? हम्म तो 84 सिद्धों की बात की जाती है, यानी कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो है वो आपके सरहपा माने गए हैं। कौन माने गए भाई? सरहपा जो है वो 84 सिद्धों में से एक माने गए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले कौन से आलोचक हैं? यानी कि किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी अर्थात तोता मैना, ठीक है, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये कथानक रूढ़ी के रूप में लिया गया है। तो ये किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है किसने? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युद्ध किसने कहा है? हम्म अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग जो है वो आदिकाल को किसने कहा है? तो किसने कहा भाई? सेम आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कह करके पुकारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता व कीर्ति पताका, कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा क्या है? विद्यापति जी की रचनाएं हैं, दोनों रचनाएं विद्यापति जी की हैं, और विद्यापति जी की इन दोनों रचनाओं की भाषा आपको बतानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई विद्यापति जी की जो पदावली है उसकी रचना मैथिली भाषा में हुई है, और वो ही रचना जी थी जो विद्यापति जी की प्रसिद्धि का आधार है, जिसके कारण उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगारिक कवि की भी संज्ञा दी जाती है, तो अलग अलग स्वरूप, लेकिन उन्हीं की ये दो रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका। महाराजा कीर्ति सिंह के दरबार में ही रहते थे, तो कीर्ति सिंह के दरबार में भी रहे, तो उसका स्वरूप इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो इसकी भाषा जो है वो क्या है? बताइए। तो कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा जो है वो आपको अपभ्रंश से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगी भी? अवहट्ट के रूप में देखने को मिलेगी, अवहट्ट के रूप में आपको ये भाषा देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य लिखने वाले प्रथम प्रणेता, मतलब प्रथम कवि के स्वरूप में आपको याद रखना है। अपभ्रंश भाषा में किसने सबसे पहले कृष्ण को विषय बनाकर के रचनाएं लिखी? तो अपभ्रंश का नाम आते ही आपको स्वयंभू और जो आपके रचनाकार हैं पुष्पदंत, ये याद आना चाहिए। फिर आपको ये याद आना चाहिए कि स्वयंभू ने जो पौमचर्य लिखी है वो तो आदिकाल की क्या कहलाती है? रामायण कहलाती है। रामायण है अर्थात राम का चरित्र है, तो पौमचर्यों में तो क्या है? राम का चरित्र है, तो स्वयंभू तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम प्रणेता जो है वो है आपके पुष्पदंत। पुष्पदंत ने लिखी सबसे पहले महापुराण। ठीक है, महापुराण जो इन्होंने लिखी उसके अंतर्गत इन्होंने कृष्ण का चित्रण किया। अगला प्रश्न, आदिकाल के कवि जो कली काल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं,
आदिकाल के सबसे चर्चित कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। तो आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। तो आदिकाल के कवि नहीं पहचान पाए? कलिकाल सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले। नाथों में ये गिने जाते हैं, ठीक है। और गोरखनाथ के स्वरूप में इनका नाम जो है वो आता है, गोरखनाथ के स्वरूप में। किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता? ठीक है, कौन सा रासो काव्य है जो रासो ग्रंथ की सूची में नहीं आता? ठीक है, रासो ग्रंथ की सूची में नहीं आता, मतलब जो भी रासो काव्य माने गए हैं तो उनमें से कौन से रासो काव्य को, मोस्टली तो वैसे ज्यादातर आप देखेंगे इसमें तो लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि बहुत सारे रासो काव्य हैं जिनको रासो काव्य की श्रेणी में नहीं गिना जाता। लेकिन अगर आप मुख्य रूप से अगर जिस रासो काव्य की अगर बात करें, जैसे पृथ्वीराज रासो है, अमीर रासो है, बिसल देव रासो है, तो ये तो जहां पर आपको मिलते हैं काफी हद तक रासो काव्य के स्वरूप में आते हैं। लेकिन कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं उनको रासो काव्य की श्रेणी में नहीं गिना जाता। अब आप सभी के समक्ष हैं कुछ ऑप्शनल वाले प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन वाले। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन है? ठीक है, ये पुस्तक, ये काव्य में नहीं, ये पुस्तक का नाम है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये पुस्तक है आपकी। इस रचना या इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, बताइए। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, चलिए बताइए। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के जो स्वरूप ये लिखा है, ये आपका लिखा है किसने भाई? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने ये रचना लिखी है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय को अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को रेफरेंस बुक्स के आधार पर पढ़ सकते हैं। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण किसने कह करके पुकारा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, टीकम सिंह तोमर, विश्वनाथ प्रसाद और डॉक्टर नारायण बराड़ा। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण के रूप में किसने ये संज्ञा दी है, बताइए। वेरी गुड। और सेशन को कंटिन्यूअस लाइक और शेयर करते रहिए भाई, आप ही का सेशन है।
तो भक्ति काल को प्रथम नव जागरण कहने वाले जो विद्वान हैं, वो विद्वान हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके अंतर्गत देखेंगे, वो है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये हरिवंश राय बच्चन वाले नहीं है, ये आपके बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था, उन्होंने ही भक्ति काल को प्रथम नव जागरण कहा। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? ठीक है, गद्दी पूजा, जहां जिस कौन से संप्रदाय में गद्दी पूजा होती है, कि भाई जहां पर किसी मूर्ति की या किसी चीज की पूजा नहीं होती, जिस पर बैठते हैं, ठीक है, उस गद्दी की पूजा जो है वो इसमें होती है। ठीक है, तो किसमें गद्दी पूजा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है, बताइए। सभी कंटिन्यूअस आंसर कीजिए भाई, नाम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर आ रहा है, शायद ABCD नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए, है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया इसलिए, क्योंकि सब अल्फाबेट लिख देते हैं, A है, B है, C है, और बिना क्वेश्चन नंबर के लिख देते हो। तो A B ना लिख करके आज जो है, आज का जो, क्योंकि आपको इसमें रचनात्मक तौर पर आपको रचनाएं और ये सब याद रखना है, तो इसमें आपको ये कि भाई किस संप्रदाय में गद्दी पूजा विधान है, आपको नाम ही लिखना पड़ेगा, राधा वल्लभ या रामानंद या श्री संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सही स्वरूप है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके अंतर्गत क्या है भाई, गद्दी की पूजा होती है, गद्दी सेवा जो है उसके अंदर। रामानंद संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय, श्री संप्रदाय आपके रामानुजाचार्य का, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी। कृष्ण के पार्श्व में, ठीक है, पार्श्व में मतलब पास में, साइड में, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर, सोने के पत्ते पर श्री राधा नाम जो है वो अंकित करके आराधना करने वाला कौन सा संप्रदाय है? कृष्ण के पास में, यानी कि कृष्ण की मूर्ति है, मूर्ति के पास में स्वर्ण पत्र है, उस पर श्री राधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्री राधा नाम जो है वो लिखा हुआ है, कौन सा संप्रदाय जो है वो अपनी आराधना इस तरीके से करता है? निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय? बताइए, वेरी गुड। कौन करता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो, जहां पर श्री राधा जो अंकित है स्वर्ण पद पर, वही गद्दी की सेवा करते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम स्मरण का बहुत महत्व है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय है श्री राधा, जिस पर अंकित स्वरूप का वो वर्णन करते हैं या आराधना करते हैं। जापर दीना नाथ ढरे पद की भक्ति जो है वो किस प्रकार की है? दास्य भाव की, नवधा भक्ति, अलाहना की भक्ति, उलाहना है। ठीक है, उलाहना की भक्ति और पुष्टि मार्गीय भक्ति। जापर दीनानाथ धरे, धरे अर्थात जिस पर दीनानाथ जो है वो मोहित हो जाए, या जिस पर दीनानाथ जो है वो कृपा कर दे। ठीक है, जिस पर दीनानाथ जो है वो कृपा कर दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जापर दीनानाथ ढरे, ये बात कहते हैं आपके पुष्टि मार्गी, क्योंकि पुष्टि का अर्थ ही है भगवत कृपा, भगवत कृपा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग शब्द जो है वो किसके प्रभाव से ग्रहित है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ, बौद्ध और वेदांत योग। कुंडलिनी का जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है कबीर जी के काव्य में, वो किससे ग्रहण किया गया है, किसके प्रभाव से ग्रहण किया गया है? तो कुंडलिनी योग जो है ये आपका किसके शब्द, ये शब्द प्रभावित हुआ, कबीर जी के काव्य में आया वेदांत योग के माध्यम से। किस संत ने अपनी चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया?
डूबते हुए शाही जहाज को बचाने का चमत्कार जो है वो किस संत ने कर दिखाया था? चलिए, वेरी गुड। तो किसने बचाया था भाई? मल्लूक दास जी ने डूबते हुए शाही जहाज को बचा करके अपना चमत्कार दिखाया था। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? हिंदी में, ठीक है, वो आपके आए थे भी अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम प्रणेता। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि जो है वो कौन है? बस 3-4 क्वेश्चंस और है। तो हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले थे आपके विद्यापति जी, जिसके कारण जिन्होंने राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक स्वरूप को अभिव्यक्त किया है, जिसके कारण ही शुक्ल जी ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, वो पंक्ति इन्हीं के लिए कही गई है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना कौन सी है? तुलसीदास जी ने ज्योतिष के ज्ञान से संबंधी रचना जो है वो कौन सी लिखी है? बताइए। ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना कौन सी है? तो ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना है इनकी रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की अंतिम कृति के रूप में आपका क्या विचार है? तुलसीदास जी की अंतिम रचना जो है वो किसे स्वीकार किया गया है? तो तुलसीदास जी की प्रथम रचना तो वैराग्य संदीपनी मानी जाती है, और अंतिम रचना जो है वो कवितावली मानी जाती है। ठीक है, बरवई रामायण इन्होंने रहीम जी के बरवई छंद से प्रभावित होकर के लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु। ये ज्ञानाश्रयी शाखा जो है आपकी निर्गुण काव्य की, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, तो उस ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा किसने कहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रय ये नाम तो दिए आपके शुक्ल जी ने। ठीक है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा ये नाम दिया आपके राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी, दोनों में रामचंद्र आता है इसलिए राम कुमार वर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम ग्रंथ जो है वो, अंतिम काव्य जो है वो किसका है? ठीक है, इसी के ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम काव्य किसका है? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह। सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और आपका अगला सेशन जो है वो आपको स्टार्टिंग में मैंने टाइम टेबल दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए अगली काव्य पंक्तियों पर आधारित अगला सेशन कि कौन सी काव्य पंक्तियां किसकी होंगी। तो इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो प्रेमाख्यानक परंपरा जो आप सभी के समक्ष आती है वो आप सभी की जो परंपरा है वो देखने को आपको मिलेगी, नूर मोहम्मद जी जो है इसके अंतिम कवि के स्वरूप में आते हैं। ठीक है, तो ये है आप सभी का जो पेड सेशन आप सभी देख रहे हैं। पेड सेशन में का जो क्लासेस है वो आपकी 5 PM पर होती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन हो रही है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, और इसमें कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका बिफोर एग्जाम कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप सभी इस बूस्टर कोर्स से आप सभी
लाइव सेशन जहां पर हो रहे हैं विद नोट्स, आपको यहाँ पर सेशन जो है आपको मिल रहे हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस और सारी चीजों को आप ध्यान रखिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली आप सभी को ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट सेशन के माध्यम से, ताकि आपकी कोई भी क्लासेस जो हैं वो मिस ना हो और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हाँ चलिए, वेरी गुड। तो आप सभी के लिए अब है होमवर्क क्वेश्चन की बारी। आपको बताना है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। वीडियो समाप्ति के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, वीडियो समाप्त होने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन दिखाई देता है, उसमें आपको इसका आंसर करना है ताकि वो विजिबल रहे मेरे पास में, ताकि मुझे पता चले किसने आंसर किया है। तो हमारे साथ बने रहे। सुपर कोचिंग पर आपको मिलेंगे सुपर टीचर, सुपर नोट, सुपर लाइव क्लासेस, सुपर मॉक टेस्ट, सुपर स्टडी नोट, सब कुछ होगा सुपर से ऊपर। तो बने रहें, अपने आप को भी सुपर से ऊपर ले जाने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।